क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। सबसे पहले विनिर्माण उद्योग क्या होता है? कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में बदलना, उत्पादित वस्तुओं में बदलना विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग या वस्तु निर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाता है। आप इसके उदाहरण दे देंगे, जैसे कच्चे कागज़ से लकड़ी से कागज़ बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लोहा एस्क से लोहा इस्पात बनाना और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाना आदि। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। साथ में आप बता सकते हैं कि निर्माण उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं, यानी आर्थिक के आधार पर देखें तो ये द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें आप ये ऐड कर दीजिए कि किसी भी देश का जो आर्थिक उन्नति है वो वहाँ के विनिर्माण उद्योगों के विकास के आधार पर मापी जा सकती है। यानी किसी देश में कितने विनिर्माण उद्योग हैं, कितने उद्योग हैं, वो उस देश की आर्थिक स्टेटस को बता देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है। तो नंबर 1, विनिर्माण उद्योग किसी भी देश की आर्थिक विकास की रीढ़ होते हैं, यानी उसका बेस होते हैं। नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि ये विनिर्माण उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं, कृषि पर निर्भरता को ये कम कर देते हैं। तो 2 पॉइंट आप यहाँ से बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये आर्थिक जो असमानताएं होती है अलग अलग क्षेत्रों में, उसको भी ये कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उद्योग लगने से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है और धीरे धीरे वो क्षेत्र भी डेवलप हो जाते हैं। इसी प्रकार से आर्थिक जो विनिर्माण उद्योग हैं ये वाणिज्य या व्यापार को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि निर्मित वस्तुएं बनेंगी तो आप उनको विदेश तक भेज सकते हैं और जिसके द्वारा हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में, यानी अधिक मूल्य की वस्तुओं में बदल देते हैं, जिससे हमारा जो मुनाफा है या इनकम है वो बढ़ जाती है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप इसको क्वेश्चन भी बना सकते हैं और पॉइंट भी या महत्व भी बता सकते हैं कि कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक है। यानी उद्योग जो है कृषि क्षेत्र को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहाँ से कच्चे माल को ये जो खेती से कृषि पैदावार होती है उसको ये बढ़ाने में प्रेरित करते हैं। क्यों? क्योंकि उद्योगों को कच्चा माल चाहिए। जैसे चीनी उद्योग है, कॉटन मिल है, तो उसको उद्योग उससे कृषि से ही कच्चा माल मिलेगा। तो वहाँ पर किसानों को ये प्रेरित करते हैं कि आप ये सब खेती के उत्पाद अपने खेतों में तैयार करें। इसी प्रकार से जो उद्योगों में निर्मित सिंचाई के साधन हैं, पंप सेट हैं, उर्वरक हैं, कीटनाशक दवाइयाँ, प्लास्टिक, मशीनें, कृषि के औजार, ये सब खेती में काम आते हैं और ये कृषि को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्षेत्र में भी बता सकते हैं कि कृषि और उद्योग वे एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। तो ये अपने आप में एक 3 अंक का क्वेश्चन भी हो जाता है और अपने आप में ये इसका इम्पोर्टेंस भी है कि उद्योगों का जो महत्व है उसको भी आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से उद्योगों के द्वारा हम वैश्वीकरण के साथ जुड़ जाते हैं, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को हम विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से निर्मित वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच जाती हैं, जिससे जो व्यापार है या एक देश का आर्थिक स्टेटस है वो बढ़ता है। नेक्स्ट है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को हम अनेक भागों में बांट सकते हैं। हालांकि उद्योगों में छोटी से छोटी वस्तु से लेके बड़े से बड़े उत्पाद बनाए जाते हैं, जिनको हम मोटे तौर पर अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है जो आधार है, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, यानी जो रॉ मटेरियल है उसका सोर्स क्या है। यदि रॉ मटेरियल का सोर्स है कृषि,
तो हम कहेंगे कृषि आधारित उद्योग। तो वे उद्योग जिसमें कच्चा माल खेती से प्राप्त होता है, जैसे कॉटन मिल यानी कपास, ऊनी वस्त्र यानी हमें रेशम के कोकून से मिलेगा, पटसन उद्योग जिसमें जूट जो है वो रॉ मटेरियल का काम करेगा। इसके अलावा रेशम वस्त्र, हाँ कोकून यहाँ आएंगे, मैंने ऊनी वस्त्र में गलती से यहाँ बोल दिया होगा। या ऊनी वस्त्र में होते हैं जैसे जो भेड़ बकरियों से ऊन, ऊँटों से ऊन मिलेगी उससे ऊनी वस्त्र बनाना। रबड़ उद्योग, चीनी उद्योग, गन्ने से बनेगी चाय, कॉफ़ी, वनस्पति तेल जैसे सूरजमुखी से तेल बनाना। ये सब है कृषि आधारित उद्योग। भी आप बताओगे खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जिनमें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा एस्क से लोहा इस्पात बनाना, चूना पत्थर से सीमेंट बनाना, ठीक है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाना। इसी प्रकार से पेट्रोलियम आदि उद्योग, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग जो होते हैं वो पेट्रोलियम का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए वे उद्योग जिनको कच्चा माल खनिजों से मिलता है। नेक्स्ट आप बताओगे दूसरी कैटेगरी, प्रमुख भूमिका के आधार पर, यानी उन उद्योगों की भूमिका क्या है। तो नंबर एक, इसमें दो टाइप्स के आप बताओगे। नंबर एक, आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री इनको बोला जाता है। वे उद्योग जिनसे निर्मित माल दूसरे उद्योगों की स्थापना में भूमिका निभाते हैं, यानी उनका तो वो निर्मित माल है, लेकिन दूसरे उद्योगों के लिए वो बेस का काम कर रहे हैं, या वो उनके लिए एक प्रकार से और उत्पाद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, जब लोहा इस्पात उद्योग इस्पात तैयार करता है, गाटर, सरिये, चद्दर आदि, तो वो दूसरे उद्योगों में काम आता है। इसी प्रकार से तांबा, जो तांबा प्रगलन उद्योग है, कच्चे तांबे को वो शुद्ध तांबे में बदल देते हैं और उस तांबे के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग या अन्य उद्योग काम करते हैं। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम उद्योग, अब एल्यूमिनियम उद्योग क्या करता है, ये बॉक्साइट को शुद्ध एल्यूमिनियम में बदल देता है और इस एल्यूमिनियम के आधार पर अन्य उद्योग काम करते हैं। तो ये तीनों उद्योग जो हैं बेसिक इंडस्ट्रीज यानी आधारभूत उद्योग में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके लिए रहने वाला है, आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट है उपभोक्ता उद्योग, वे उद्योग जिनके द्वारा निर्मित माल सीधा बाजार में बिकने को जाता है, जैसे चीनी बनाना, दंत मंजन बनाना, कागज़, पंखे, सिलाई मशीन, कॉपी, पेन, पेंसिल, माचिस, टेलीविज़न बनाना आदि। ये सब वे उद्योग हैं जिसका माल सीधा बाजार में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है मेन कैटेगरी या आधार, वो है पूंजी निवेश के आधार पर कि उस उद्योग में कितना पैसा लगा है। तो नंबर एक होते हैं इसमें छोटे उद्योग, वे उद्योग जिसमें परिवार की ही इकाइयाँ कुछ एक लोग ही काम करते हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा छोटे उद्योग इसको आप कहेंगे। परिवार के लोग जिसमें काम करते हैं उसको हम कुटीर उद्योग कह देंगे। उससे यदि 20, 25, 30 आदमी काम कर रहे हैं तो वे लघु पैमाने के उद्योग हो जाएंगे। जिसमें कुछ 1,000 लोग काम कर रहे हैं वे मध्यम पैमाने के उद्योग हैं। और जिसमें हजारों लाखों लोग काम करते हैं या उसमें इतना इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको हम बड़े पैमाने के उद्योग कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्वामित्व के आधार पर, वे उद्योग जिनका मालिक, यानी इस कैटेगरी के आधार पर आप बताएंगे कि उनका मालिक कौन है, यानी उद्योग का जो चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला मालिक कौन है या कंपनी कौन है। तो नंबर एक, सार्वजनिक क्षेत्र, वे उद्योग जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, सरकारी उद्योग आप इनको कह सकते हैं। सरकारी एजेंसियां इनको चलाती हैं, सरकार द्वारा ये चलाए जाते हैं। जैसे भेल, ये आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसको बोलते हैं भेल। इसी प्रकार से दूसरा है सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी, भेल था BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सरकारी कारखाने हैं। ये लोहा इस्पात का उद्योग है और वो इलेक्ट्रिकल उद्योग है। दूसरे होते हैं निजी पैमाने के उद्योग, वे उद्योग जो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाए जाते हैं, लोगों का स्वामित्व तो इसमें प्राइवेट होता है। जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड या डाबर, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आदि, ये सब प्राइवेट है। इसी प्रकार से तीसरा होता है संयुक्त उद्योग, यानी जिसका मालिक
सरकार का हिस्सा भी है उसमें और निजी का उस हिस्सा भी है। अब ये शेयर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 90-10% हो सकता है, 5% मान लो सरकारी हो, 95% प्राइवेट हो, 50-50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी दो दो का अनुपात है, ये दोनों का साझे का उद्योग है, ये संयुक्त प्रयास से चल रहा है, जिसको बोलते हैं, जैसे एक उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इसको बोलते हैं शॉर्टली। नेक्स्ट आता है इसी में जो कैटेगरी है वो है सहकारी उद्योग। वे उद्योग जो दोनों के स्वामित्व के साथ साथ ये कच्चे माल, इस जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक श्रमिक दोनों के हाथों में होता है। ठीक है, जैसे इसमें है शुगर मिल। शुगर मिल इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। ये सहकारी उद्योग होते हैं, ठीक है, जिसमें जो कृषि उत्पादक किसान हैं वे भी उसके किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें इलेक्शन सिस्टम एक प्रकार से होता है और वे उसके मेंबर रहते हैं। नेट है जैसे केरल में नारियल आधारित उद्योग, तो ये आप दो उदाहरण दे सकते हैं सहकारी उद्योग के। नेक्स्ट आता है आपका कच्चे माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर, ये एक नेक्स्ट कैटेगरी है। यानी इसमें देखा जाता है कि कच्चा माल कितना यूज हो रहा है और उससे निर्मित माल कितना निकल रहा है, तो उसके आधार पर नंबर 1 है भारी उद्योग। वे उद्योग जिसमें कच्चा माल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज हो और उसका वजन भी बहुत ज़्यादा हो जैसे लोहा इस्पात उद्योग। दूसरा होता है हल्के उद्योग। वे उद्योग जिसमें कच्चा माल कम भार वाला होता है और तैयार माल भी हल्का होता है, जैसे मोबाइल बनाना, टीवी बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, ये सब। तो ये थे उद्योगों का वर्गीकरण। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। कभी कभी ये पूरा क्वेश्चन एक साथ आएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, तो आपने ये सारा क्वेश्चन एक साथ करना है, और यदि इनमें से अलग अलग पूछा जाए तो केवल उतना ही हिस्सा आपने अपने एग्जाम में कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कृषि आधारित उद्योग। इसमें अब आपके 2-3 उद्योग रहेंगे जिनको हम कवर करेंगे यहाँ पर। कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनको कच्चा माल कृषि से मिलता है, जैसे कॉटन मिल, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी बनाना, वनस्पति तेल बनाना आदि। इनमें सबसे पहला है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक पूरी श्रृंखला में आत्मनिर्भर है। यानी सब कुछ इसमें कच्चे माल से लेकर वस्तुओं तक सब भारत में ही यूटिलाइज हो जाती हैं या बनती हैं। इसमें नंबर 1 आ जाएगा आपका कॉटन मिल। कॉटन मिल जो होते हैं भारत में प्राचीन काल से ही हथकरघा उद्योग के रूप में या कताई बुनाई के रूप में यूज किए जा रहे हैं या चलते आ रहे हैं। 18वीं शताब्दी में इसमें विद्युत कर्घों का उपयोग होने लगा, यानी बिजली के उद्योग आने लगे, यानी मशीनें बिजली की लगने लगी। ठीक है, औपनिवेशिक काल यानी जब ब्रिटिश काल रहा तो उस दौरान भारत के उद्योगों को थोड़ी हानि भी हुई। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड जो है वो निर्मित वस्तुएं इंग्लैंड से भारत में ले आता था और भारत की माल जो है विदेश में नहीं जा पाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में पहला कॉटन मिल जो आधुनिक कॉटन मिल है वो कब लगा, तो वो लगा था 1854 में मुंबई में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फिर जो हमारे ज़्यादा उद्योग हैं वे महाराष्ट्र और गुजरात में केंद्रित थे। उसके पीछे क्या कारण है उसको हम अब आगे पढ़ते हैं, उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि जो इंग्लैंड की कपड़े की मांग थी उसने भारतीय उद्योगों को मोटिवेट भी किया। हालांकि प्रतिस्पर्धा तो मिली, क्योंकि इंग्लैंड क्या करता था, हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाता था कपास के रूप में और वहाँ से निर्मित माल वापसी में जहाज़ों में भर के ले आते थे। तो शुरू में भारत में जितने भी उद्योग हैं वो 1854 में मुंबई में ही लगा। तो महाराष्ट्र में ये केंद्रित हो गए और गुजरात में। उसके पीछे कारण है कपास का उत्पादक क्षेत्र। अब गुजरात और महाराष्ट्र जो है यहाँ पर काली मिट्टी रेगड़ सॉइल मिलती है जिसमें कपास बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा उद्योग हैं। दूसरा यहाँ की जलवायु अनुकूल है। तीसरा यहाँ पर बंदरगाह नज़दीक हैं। ये जो है यातायात के साधनों के द्वारा भारत के आंतरिक हिस्सों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा बाजार है, बड़ी बड़ी बीमा कंपनियाँ, बैंक कंपनियाँ यहाँ पर हैं। तो इन सब कारणों से यहाँ पर ये उद्योग विकसित हुआ है। ठीक है, तो ये सब कारण आप यहाँ से बताएंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि इस उद्योग में बहुत सारे काम लोगों को मिलते हैं। नंबर एक, खेत किसानों को कपास पैदा करने के लिए वो मोटिवेशन मिलता है। कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वाले यानी गठड़ी बनाने वाले, कपास की कटाई करने वाले, रंगाई वाले, डिजाइन करने वाले, पैकेट बनाने वाले, सिलाई करने वाले। तो ये किसी न किसी रूप से ये जो उद्योग है, उद्योग से बाहर के लोगों को भी बहुत ज़्यादा रोजगार प्राप्त कराता है। गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ ये उद्योग तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर, उत्तर प्रदेश के कानपुर और हरियाणा के पानीपत, पंजाब के लुधियाना, इन सब में भी केंद्रित है। ठीक है, तो ये सब आप बता देंगे। ये इसके अतिरिक्त जो हैं केंद्र हैं, मैप पे भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि भारत में कहाँ कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा मुंबई में है, फिर उसके बाद ये गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, इन सब केंद्र हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उज्जैन, देवास, इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा पुणे, औरंगाबाद, वर्धा, जलगांव, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, ठीक है, हरियाणा के पानीपत में भी है, और लुधियाना, पंजाब। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में तमिलनाडु में कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरई, इन सब में वस्त्र उद्योग केंद्रित है। इसके साथ साथ आप पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, इन सब में भी सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र बता सकते हैं। अब इनमें से जितने आपको ध्यान रह जाएं उतने आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पटसन उद्योग। पटसन उद्योग में रॉ मटेरियल होता है पटसन यानी जूट, इंग्लिश में आप इसको बोलोगे जूट। ये भी एक प्रकार की रेशेदार फसल होती है जो भारत के पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। भारत पटसन निर्मित सामान बनाने में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्मित वस्तु बनाने में सबसे बड़ा उत्पादक है, पटसन में भी और पटसन उत्पादक वस्तुओं में भी। हालांकि बांग्लादेश जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा रहा है, तो पार्टीशन के बाद वो एक अलग देश बन गया, तो आज उसका निर्यात सबसे ज़्यादा है। हालांकि भारत में भी पटसन उद्योग जो है काफ़ी विकसित हुआ है। एक बार चैलेंज भी आया हमारे सामने, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल का राह बांग्लादेश में चला गया था। भारत में यदि उद्योगों की बात करें पटसन उद्योग की, तो पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के दोनों तरफ लगभग 3 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में और समुंदर से 98 किलोमीटर अंदर तक है। तो इसको मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान लो ऐसे हुगली नदी बह रही है, तो इससे 3 किलोमीटर की बेल्ट में ये उद्योग लगे हुए हैं। ठीक है, और समुंदर से मान लो यहाँ समुंदर है, तो यहाँ से लगभग 98 किलोमीटर अंदर तक ये केंद्रित हैं। 3 किलोमीटर चौड़ी ये बेल्ट हो गई जिसमें ये उद्योग लगे हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर ही ये उद्योग क्यों केंद्रित हैं, तो उसके पीछे कारण है यहाँ पर पटसन उत्पादन क्षेत्र होता है, यहाँ पर जल मिल जाता है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन का यहाँ पर जाल है, कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह की सुविधा मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर कलकत्ता में जो प्राचीन काल से ही बड़े बड़े बैंक और बीमा कंपनियां, उनकी सुविधा यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे, भारत का सबसे पहला पटसन उद्योग रिसरा नामक स्थान पर कलकत्ता के पास पश्चिमी बंगाल में 1855 में लगा था। यानी कॉटन मिल जब लगी थी तो उससे ठीक अगले साल यहाँ पर ये उद्योग लगा था। हालांकि पार्टीशन से काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि 3/4 जो जूट उत्पादक क्षेत्र है वो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया था। 16 दिसंबर सन 1971। ठीक है, उस दिन पार्टीशन हो गया इसका, ये पाकिस्तान बन गया था, बांग्लादेश बन गया था। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसका विभाजन किया था 1905 में, बंगाल विभाजन के नाम से। तो खैर आगे बढ़िए आप। तो पटसन उद्योग जो है भारत में कहाँ केंद्रित है, वो नंबर 1 है पश्चिमी बंगाल में। इसके साथ साथ समीपवर्ती उड़ीसा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनके थोड़े बहुत यूनिट हैं, या वहाँ से इनको सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। कलकत्ता से बीमा बैंक की सुविधा मिल जाती है और निर्यात विदेशों तक किया जाता है। तो ये सारे आप यहाँ से बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग भी एक कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी के उत्पादन में
विश्व में दूसरा स्थान रखता है, ठीक है, क्यूबा के बाद। और गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील के बाद हम दूसरे स्थान पर हैं। भारत परंपरागत रूप से गुड़, खांड, सारी इनमें प्रथम स्थान पर है। जो चीनी उद्योग है, इसमें प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल यानी गन्ना भारी होता है और ये भार ह्रास होता है। यानी इसमें एक बार गन्ने को खेत से काट देने के बाद, मान लो ऐसे गन्ने हैं और आपने इसको काट दिया, ठीक है, तो ये जल्दी से जल्दी इसकी पेराई हो जानी चाहिए, नहीं तो इसमें जो रस की मात्रा, जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, उसकी मात्रा लगातार घट जाती है और उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। भारत में चीनी मिलें सबसे ज़्यादा जो हैं, गन्ना का उत्पादक एरिया है उत्तर प्रदेश में, तो ज़्यादातर चीनी मिलें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक एरिया उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इसका काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ये। तो आप कंटिन्यू बताएंगे। चीनी मिलें भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सब में केंद्रित हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सब में चीनी मिलें हैं। भारत की 60% चीनी अकेले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इन सब में केंद्रित हैं, ठीक है। यह एक मौसमी उद्योग है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चीनी मिल एक सीजनल उद्योग क्यों है, क्योंकि इसमें गन्ने की जो पेराई होती है वो केवल विंटर सीजन में ही होती है। इसको ठंडी जलवायु की ज़रूरत पड़ती है पेराई के दौरान, नहीं तो इससे गुड़, खांड या चीनी नहीं बनाई जा सकती गर्म जलवायु में। दक्षिण भारत में यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में शुगर मिल सबसे ज़्यादा बड़ी है। उसके पीछे कारण है कि वहाँ का जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती, क्योंकि वहाँ पर लंबी जो गर्मियाँ और मानसून का सीजन रहता है, इसके पीछे ये महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्लाइमेट की। नेक्स्ट आता है खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जिनका कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होगा उनको खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जिसमें नंबर 1 है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। इसमें सभी जो माल बनते हैं या उत्पाद बनते हैं वो दूसरे उद्योगों के काम आते हैं, ठीक है। तो इस्पात का जो खपत है वो किसी देश के आर्थिक विकास का पैमाना भी होता है। लोहा इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है। इसमें कच्चा माल और तैयार माल दोनों भारी होते हैं और स्थूल होते हैं। स्थूल का मतलब जहाँ आप रख दोगे, छोड़ दोगे, वहीं पर वो रहेंगे। इसमें परिवहन लागत अधिक आती है क्योंकि ये भारी होते हैं। इसमें इस उद्योग को बनाते समय यानी कच्चे माल से शुद्ध लोहा बनाते समय हमें कई सारे उत्पादों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे नंबर 1 लोहा एस्क, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अनुपात में ही इनको चाहिए, यानी कच्चा लोहा इसका अगर 4 किलोग्राम है तो कोकिंग कोयला 2 किलोग्राम चाहिए और चूना पत्थर इसमें 1 किलोग्राम आवश्यकता पड़ती है। और इस बात को कठोर बनाने के लिए मैग्नीज की मात्रा इसमें मिला दी जाती है, यानी 1 टन यानी 10 क्विंटल में 10 किलोग्राम जो है वो चाहिए मैग्नीज, ठीक है। अब बात आती है कि ये उद्योग किस स्थान पर लगाए जाने चाहिए। तो ये उद्योग जो है ज़्यादातर कच्चे माल के पास में लगाए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो निर्मित माल और उत्पादित माल है दोनों भारी हैं, तो इसलिए जो कच्चा माल है वो ज़्यादा मात्रा में ढोना पड़ता है। तो नियर बाई में उद्योग होंगे कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्र में, तो उससे केवल बाद में निर्मित वस्तुओं को ही बाज़ार में या उपभोक्ता तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो लोहा इस्पात उद्योग है वो छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में केंद्रित है, ठीक है। ये आप यहाँ से इसकी प्रोसेस भी पढ़ लीजिए कैसे बनेंगे ये। तो मैं एक बार आपको मैप पर लोहा इस्पात उद्योगों का संकेंद्रण दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश, इसमें आप सारा ये एरिया शामिल कर सकते हैं, जिसके अंदर पश्चिमी बंगाल का दुर्गापुर, बरनपुर, झारखंड का बोकारो, जमशेदपुर, उड़ीसा का राउरकेला और छत्तीसगढ़ का भिलाई, ये सब शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर ही भारत के सबसे ज़्यादा लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र है। जमशेदपुर में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो 1907 में लगी थी, 5 साल में इसमें माल बन के तैयार हुआ, तो 1912 में यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ। दूसरी है यहाँ पर बरनपुर, दुर्गापुर, आसनसोल, इन सब के अंदर IISCO है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके साथ साथ यहाँ पर दुर्गापुर में
जो है सेल का कारखाना भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सेल के कारखाने हैं दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई और राउरकेला, ये 4 कारखाने सेल के हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में सेलम तमिलनाडु में, भद्रावती कर्नाटका में और विजयनगर, ये छोटे उद्योग हैं जो लोहा इस्पात उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो ये आप सब बताएंगे। अब इनमें कुछ जो परिस्थितियाँ हैं वे क्या होती हैं। नंबर 1, इसमें लो एस्क नज़दीक होना चाहिए, उच्च कोटि का कच्चा माल जितना नज़दीक होगा उतना प्रोडक्शन अच्छा होगा, आसपास में सस्ते श्रमिक हो, बाज़ार की मांग हो। इसके अलावा जल की उपलब्धता चाहिए, परिवहन के साधन चाहिए। इसके अलावा बीमा और बैंकिंग की सुविधा वो होनी चाहिए। ठीक है, वो नियर बाई में होंगी। और इसके अलावा पोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि विदेशों तक माल को भेजा जा सके। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग उद्योग। एल्यूमिनियम जो उद्योग है ये एक धातु शोधन उद्योग होता है। एल्यूमिनियम एक हल्का, जंगरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला और अन्य धातुओं में मिलाने के लायक पद वो होता है, उत्पाद कह सकते हैं आप इसको। इससे हवाई जहाज़, बर्तन, तार, ठीक है, ये सब बनाए जा सकते हैं। रेल के डिब्बे बनाए जा सकते हैं, बस का फर्श बनाया जा सकता है, या जो आधुनिक आप बिल्डिंग्स देखते हैं उसमें भी एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह तांबा, जस्ता, शीशे का विकल्प भी हो सकता है। बनता किससे है? बॉक्साइट ज़मीन से हमें मिलता है। बॉक्साइट को परगलन करके हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो एल्यूमिनियम परगलन संयंत्र है वो उड़ीसा में है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी ये उद्योग केंद्रित है। ठीक है, तो कच्चे माल के रूप में इसमें बॉक्साइट का यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एल्यूमिनिया क्ले होती है जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है बॉक्साइट के रूप में। ठीक है, ये इसकी निर्माण प्रक्रिया है, जिसको आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट आता है रसायन उद्योग। रसायन उद्योग का मतलब होता है वे उद्योग जिसमें कोई ना कोई केमिकल बनाया जाता है। ठीक है, ये तेज़ी से विकसित होने वाला भारत का एक प्रमुख उद्योग है। और यदि हम बात करें, यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वां बड़ा उद्योग है जो भारत में केंद्रित है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही प्रकार के केमिकल बनाए जाते हैं। कार्बनिक केमिकलों में, कार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक एसिड यानी उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई, नाइट्रेट, अम्ल, अक्सार, सोडा ऐश या जैसे साबुन वगैरह, तो ये सब बनाए जाते हैं। कागज़ बनाना, कास्टिक सोडा आदि, ये सब इसमें शामिल हैं अकार्बनिक पदार्थ में। यदि कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो इसमें पेट्रोकेमिकल हो जाएंगे, जैसे कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषधियाँ, इनमें ये सब पेट्रोकेमिकल उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यह एक बहुत बड़ा उपभोक्ता उद्योग है क्योंकि इससे निर्मित माल सीधी बाजार में बिकने को जाती है। साथ ही साथ ये आधारभूत रसायन भी तैयार करते हैं जो दूसरे उद्योगों में काम आते हैं। नेक्स्ट आता है उर्वरक उद्योग। जैसे जैसे 1966-67 में हरित क्रांति भारत में आई तो भारत में यूरिया, डीएपी की मांग बढ़ी। ठीक है, तो यूरिया, डीएपी बनाना, डाइऑक्साइड, ये फास्फेट बनाना, अमोनिया फास्फेट, मिश्रित उर्वरक बनाना जैसे नाइट्रेट, फास्फेट, पोटास, ये सब प्रमुख उर्वरक उद्योग हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें बता देंगे। इसके अलावा ये आप बताइए कि हरित क्रांति के पश्चात ये उद्योग धीरे धीरे काफ़ी फैल गया है। जैसे झारखंड में है सिंदरी, वो उर्वरक बनाने में काफ़ी प्रसिद्ध है। गुजरात, हरियाणा के पानीपत, यहाँ पर भी उर्वरक बनाने के उद्योग लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब आप इसमें कवर कर लीजिए। नेक्स्ट आता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में यूज करता है। चूने को पीसकर सीमेंट बनाई जाती है। और निर्माण उद्योग जैसे घर, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध आदि बनाने में आज सीमेंट प्रमुख रूप से यूज किया जाता है। अब बात आती है कि सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ होगी? जहाँ कच्चा माल होगा, कच्चे माल के नज़दीक, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब के अंदर कच्चा माल अधिक मिलता है, चूना पत्थर, तो यहाँ पर ये उद्योग काफ़ी केंद्रित है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि बात करें भारत में पहले सीमेंट की,
तो वो 1904 में लगाया गया था चेन्नई में। समुंदर के तट पर जो सीपियाँ वगैरह थी उनको पीस कर सीमेंट बनाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 1 अंक में रहेगा। नेक्स्ट आता है मोटर गाड़ी उद्योग। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं परिवहन के साधन तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आप 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर या रेलगाड़ी हवाई जहाज़ तक कह सकते हैं। तो इनकी दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से मोटर गाड़ी उद्योग जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा जो मोटर गाड़ी उद्योग है वो चेन्नई में केंद्रित है। इसके अलावा पुणे, मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलोर, इन सब में भी अलग अलग प्रकार के वाहन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। वे उद्योग जिसके अंदर आईटी से रिलेटेड उत्पाद हैं वो बनाए जाते हैं, या उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है वे होती है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो ये भी दोनों एक प्रकार के मिक्स ही आप इसको कह सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत क्या क्या बताएंगे, ट्रांजिस्टर से लेके रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर फ़ोन, इसके अलावा रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार, इसके अलावा आईपैड बनाना, डिजिटल बोर्ड बनाना, इसके अलावा आपके ये मोबाइल के चार्जर बनाना, जो आपका साउंड सिस्टम है वो डेवलप करना, ये सब। तो यदि हम आईटी हब की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा आईटी हब है बेंगलुरु, जिसको भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनते हैं। इसके बाद हैदराबाद, जिसको हम स्पेस सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैटेलाइट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा उत्पाद बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ, इन सब में भी जो आईटी से रिलेटेड उद्योग है उनका संकेंद्रण बड़ा है। साथ के साथ बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, ये इसके प्रमुख केंद्र हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की सफलताओं के पीछे कारण है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का लगातार डेवलपमेंट किया जाना। इससे रिलेटेड आपका एक मैप भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ के साथ ये आपसे पूछा जाएगा भारत के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, पंजाब में मोहाली, उत्तर प्रदेश में नोएडा, हरियाणा में गुड़गांव आप कह सकते हैं, राजस्थान में जयपुर, गुजरात में गांधीनगर अहमदाबाद के पास, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, तेलंगाना में हैदराबाद, कर्नाटक में बेंगलुरु, और इसके अलावा तमिलनाडु में चेन्नई, केरल में तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम, उड़ीसा में भुवनेश्वर, पश्चिमी बंगाल में कोलकाता और पूर्वोत्तर में गुवाहाटी। ये भारत के प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। अब बात करते हैं उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की, यानी पर्यावरण निम्नीकरण की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो उद्योग क्या करते हैं, एक तरफ ये विकास करते हैं तो दूसरी तरफ ये प्रदूषण का प्रमुख कारण भी बनते हैं, क्योंकि ये चारों ही टाइप्स का प्रदूषण कहीं ना कहीं करते हैं। धुआं निकलता वायु प्रदूषण, गंदा जल के जल प्रदूषण होता है, जहाँ पर इनसे कचरा निकल के गिरता वो भूमि प्रदूषण होता है, और शोर शराबा भी इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके दो वायु प्रदूषण में उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्रमुख गैसें हैं जो कहीं ना कहीं निकलती रहती हैं। इसके अलावा इनके कारण से शहरों के ऊपर स्मॉग बन जाता है, धुआं प्लस फॉग दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन सब से काफ़ी दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी। ठीक है, ये 3 दिसंबर 1984 की घटना है, जहाँ पर मिथेल आइसोसाइनाइड गैस जो है एक उद्योग से लीक हो गई थी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि विश्व स्तर पर देखें तो चेरनोबिल एक प्रकार का यूक्रेन में है, जहाँ पर इस प्रकार का हादसा हुआ, और उद्योगों से वैसे भी लगातार धुआं आदि निकलता रहता है, जिसके कारण से प्रदूषण फैलता है। इसी प्रकार से उद्योगों से जल भी अवशिष्ट के रूप में निकलता रहता है, जिसको कहीं ना कहीं रीयूटिलाइज करने में काफ़ी परेशानी आती है। जैसे कुछ उद्योग हैं जो जल प्रदूषण का प्रमुख कारक बनते हैं, कागज उद्योग, लुगदी बनाना, रसायन, रंगाई, ठीक है, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग। जैसे कानपुर है, वो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण से गंगा नदी में भी काफ़ी प्रदूषण पहुंच जाता है जल प्रदूषण के रूप में। तो ये सब आप यहाँ से कवर कर लीजिए।
नेक्स्ट आता है तापीय प्रदूषण। तापीय का मतलब थर्मल, कारखानों से जो गर्म पानी जो है वो बगैर ठंडा किए या उसको फिल्टर किए नदियों या तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो उससे वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, जिससे उसमें रहने वाले जलीय जीव, मछलियाँ आदि प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार से जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं उनसे निकलने वाले रसायन जो है वो विभिन्न प्रकार की कैंसर, जन्मजात विकार या काल जैसी बीमारियां या प्रसव संबंधी बीमारियां या इनडायरेक्ट वे से शरीर को इफेक्ट करने वाली बीमारियां वो करते हैं। इसके साथ साथ लगभग सभी उद्योगों से कोई ना कोई कचरा ऐसा निकलता जो मलबे के ढेर के रूप में ज़मीन पर भूमि प्रदूषण की रूप में सामने हमारे आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उद्योग जहाँ एक तरफ डेवलपमेंट का काम करें, वहीं इनके कारण से सभी प्रकार के प्रदूषण जैसे साउंड पोल्यूशन, जिसको हम डीबी में मापते हैं और साउंड मीटर से इसको मापा जाता है, तो आप देखेंगे कि लगभग सभी जो उद्योग होते हैं उसमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें शोर शराबा होता है, तो उसमें काम करने वाले लोगों को जो है चिड़चिड़ापन रहता है, सुनने में दिक्कतें होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उनको हाई बीपी रहना लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर इन उद्योगों में होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि उद्योग चारों ही टाइप्स का पोल्यूशन करते हैं। यद्यपि ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी भी हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए काम कर सकते हैं कि उद्योगों को एक तो शहरों से दूर लगाया जाना चाहिए या दूर लगा इनको स्थापित करना चाहिए। इसमें जो नियम कानून उनको सख्ताई से लागू करना चाहिए। जल आपूर्ति के लिए हमें उसको रिसाइकल करना चाहिए। वर्षा जल संग्रहण भी हमें कर लेना चाहिए। पुनर्चक्रण पे बढ़ावा देना चाहिए। अवशिष्ट जो जल होता है, गर्म जल को सीधा नदी नालों में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी यूनिट अलग अलग स्थानों पर लगा सकते हैं। साउंड साइलेंसर का हमने प्रयोग करना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो। जो चिमनियाँ हैं उनको ऊंचा करना चाहिए ताकि ऊंचे वातावरण में जाकर वो धुआं आदि जो है वो री जल्दी से इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो जाए। इसी प्रकार से जैसे सीएनजी हमने यूज़ की, तो पहले ये गैस जो एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती थी, लेकिन अब हम इसको एक ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत सारे उत्पादों को। उनके ऊपर हमने लेटेस्ट दिन प्रतिदिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D इसको बोलते हैं, वो करते रहना चाहिए। लास्ट यहाँ पर एक छोटा सा आपका क्वेश्चन आता है, NTPC क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, ये भारत का एक कॉरपोरेशन है जो विद्युत उत्पादन में प्रमुख निगम है, जिसके पास पर्यावरण संबंधी यानी पर्यावरण की संरक्षण के संबंध में 14,001 ISO ये एक प्रमाण पत्र है। यानी ये विद्युत उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखता है। तो ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसकी ये फीचर्स आप कवर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामागुडम में कौन सा संयंत्र लगा हुआ है, तो आप बता दो कि वहाँ पर ये NTPC का पावर प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप कर लीजिए। जैसे ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ गए, चूना पत्थर की को कच्चे माल के रूप में कौन सा उद्योग सीमेंट उद्योग करता है? बॉक्साइट से कच्चे माल का रूप एल्यूमिनियम उद्योग करता है। कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर ये सब बनाएगा? तो ये आ जाएगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो ऐसे इनको आपने कवर कर लेना है। तो ये था आपका चैप्टर विनिर्माण उद्योग से संबंध में। ठीक है, जो क्लास 10th ज्योग्राफी जो चैप्टर 7 है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रेखाएं, ये आपका एनुअल एग्ज़ाम में नहीं आना है। इससे केवल मैप का टॉपिक ही आना है। तो इसलिए इससे आप केवल मैप कर लें। हालांकि ये चैप्टर आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसको आप कवर कर लेंगे। तो मैप के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, तो वहाँ से आप इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैप के आपके टॉपिक इसमें नंबर 1 तो ये पढ़ लेना है आपने कि कौन सा एयरपोर्ट भारत में
कहाँ पर है। जैसे यहाँ अमृतसर में गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली में IGI एयरपोर्ट है। इसके अलावा मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके साथ साथ जहाँ आप बताएंगे तिरुवनंतपुरम केरल में है, चेन्नई में मीनामबक्कम है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें कलकत्ता में, जिसको आजकल श्यामा प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा पूर्वोत्तर की बात करें तो गुवाहाटी में आप बता सकते हैं। फिर आपने कुछ सी पोर्ट को ध्यान रखना है, जैसे कांडला में, यहाँ कांडला दीनदयाल एयरपोर्ट के वो सी पोर्ट के नाम से है। ठीक है। तो ये गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी ये इस पे। इसके अलावा मुंबई में मुंबई पोर्ट है और JNL पोर्ट भी यहाँ पर है, जो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है भारत का। इसके अलावा मारमागांव गुजरात में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, और कोचीन, इसको अरेबियन सी की क्वीन भी कहते हैं, ये केरल में है। यहाँ पूर्वी तट पर तूतीकोरिन, जिसे VO चिदम्बरनार पोर्ट भी कहा जाता है, ये वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा चेन्नई से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर एन्नोर, जिसको कामराज सी पोर्ट भी कहते हैं। भारत का सबसे सेफेस्ट या सुरक्षित बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, महानदी डेल्टा के पास पारादीप उड़ीसा में। इसके अलावा हल्दिया और कोलकाता ये जो हैं पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है। ये नदीय पतन भी हैं, और दीनदयाल पतन जो है ये जवारीय पतन में भी आता है, और कोलकाता भी जवारीय पतन में शामिल है। एयरपोर्ट में आप हैदराबाद में भी बता देंगे, और बेंगलुरु में भी यहाँ पर एयरपोर्ट है। तो ये प्रमुख मैप से रिलेटेड काम था जो आपने इस चैप्टर से कर लेना है। ठीक है। तो ये थी आपकी ज्योग्राफी। तो आगे हम करेंगे कवर इकोनॉमिक्स।